Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and editorial analysis of 31st of January 2026. तो गाइज आज है तारीख 31 जनवरी 2026 और है सैटरडे। तो दोस्तों आज का सेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मैंने कल आप लोगों को बोला भी था कि आज के सेशन में हम लोग अपने इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर में बहुत ज़्यादा डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। क्योंकि जब भी आपका अपकमिंग एग्ज़ाम होगा उसमें इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये दो मेन रेलिवेंट पोर्शंस होते हैं जहां से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक बात और सुनिए, जब हम लोग बात करते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशंस की, प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, मेंस की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारा इकॉनमी एक मेजर सब्जेक्ट है। इकॉनमी में आप देख पाओगे आप एनसीईआरटीज़ वगैरह कवर करते हैं। इकॉनमी में सबसे रेलिवेंट चीज़ है जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उन न्यूज़ आर्टिकल को, उन कॉन्सेप्ट को अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ मिला के कवर करना, वही यहाँ पर गेम चेंजर होता है। लेकिन जब भी आपने इकॉनमी का सिलेबस देखा होगा यूपीएससी का कहीं पर भी और देखा होगा कि कुछ प्रकार से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें दो चीज़ें हमेशा जुड़ी रहती हैं। पहला इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा होता है बजट। तो इकोनॉमिक सर्वे वैसे तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट रिलीज़ होने की डेट है वो है 31 ऑफ जनवरी। आज ये इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ होता जब यहाँ पर हम इस वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं, आज के इकोनॉमिक सर्वे को, इस साल वाले इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस कर रहे हैं। पता है आज ये रिलीज़ होना चाहिए था, लेकिन इस बार इसको थोड़े दिनों पहले रिलीज़ कर दिया गया है। तो 31 ऑफ जनवरी को एग्जैक्ट आपको वीडियो मिलने वाला है जहां पे हम पूरे इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस करने वाला है। कल अपना 1 फरवरी है, एक नए महीने की शुरुआत हो जाएगी और 1 फरवरी को एज़ यूजुअल जैसे बजट प्रस्तुत हो रहा है वैसे यहाँ पे कल बजट भी आएगा। तो बजट का वीडियो आपको परसों वाले न्यूज़पेपर के एनालिसिस में मिलेगा, उसमें भी बहुत विस्तार से हर एक बातें मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए अब बिना कोई देरी करे समझते हैं ये इकोनॉमिक सर्वे है होता क्या है, और फिर हम ये समझेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे में ये जो इतने एक बल्कि पूरा सर्वे निकाला गया है, इसमें इतने सारे पेजेस हैं, 700-800 पेजेस हैं। इन पेजेस को कैसे कंपाइल करके समझना है, क्योंकि यहाँ पे ये कोई इस तरीके से नहीं चल रहा है कि आपको फटाफट इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ न्यूज़ चैनल से इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आप न्यूज़ चैनल से उन इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं। हमें इस पूरे सर्वे को या बजट को इस तरीके से पढ़ना होगा कि हम एग्ज़ाम के लिए कितना ज़्यादा इसमें से आउटपुट निकाल सकते हैं, एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको इतनी सारी चीज़ें दिखा दूंगा इकोनॉमिक सर्वे में जहां से यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर सवाल पूछे हुए हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बताता चलूंगा हाथ ही हाथ। उस चीज़ को मार्क करते चलना, नोट करते चलना कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। सबसे पहले आइए, यह है दोस्तों आज का फ्रंट कवर पेज इकोनॉमिक सर्वे का 2025-26 का ये इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है, इसकी हाईलाइट्स अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले पेज देख लो यार। पेज इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर एक इंडिया का मैप दिखाया गया है इस कवर पे। उस इंडिया के मैप के अंदर में कंटेनर्स हैं, उसके अलावा यहाँ पर एक एरोप्लेन है, इधर आपको सी रूट नज़र आ रहा है जिसमें जहाज़ है, जहाज़ के ऊपर में कंटेनर है, जो दिखाता है किस चीज़ को, ट्रेड को। ठीक है, ये किस चीज़ को शो करता है? ट्रेड को शो करता है, भारत के एक्सपोर्ट्स को शो करता है, भारत के व्यापार को शो करता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कई बार क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे के कवर के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे एक बार पिंक कलर का सर्वे निकाला गया था तो उस पर क्वेश्चन पूछ गया था कि ये कलर किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, समझे? तो ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले कवर पेज की बात करेंगे तो ये ट्रेड को दिखाता है। नंबर 2 क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन कि भाई इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ कौन करता है? तो रिलीज़ करने वाला ये देखो, सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है, कार्यालय है, वो कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है ये कौन सी मंत्रालय में आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में। प्लीज़ इसको याद रखिएगा। अच्छा, एक बात और सुनो, जब भी हम मंत्रालयों के बारे में डिस्कस करते हैं, आज भारत में बहुत सारी इस प्रकार की मिनिस्ट्रीज़ हैं। तो मिनिस्ट्रीज़ के अंदर में क्या आते हैं? छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स आते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स वो मिनिस्ट्रीज़ हैंडल कर रही होती हैं और उन डिपार्टमेंट के अंदर में छोटे छोटे डिवीज़न बांट दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछ लेगा इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कि इकोनॉमिक सर्वे कौन सा मंत्रालय प्रस्तुत करता है, आप लगाए आओगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जबकि क्वेश्चन के आंसर में मंत्रालय लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द करेक्ट आंसर। डिपार्टमेंट पूछेगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिवीजन पूछेगा तो वो है दोस्तों इकोनॉमिक डिवीजन। दैट मीन्स अगर हम एक सार निकालें तो इकोनॉमिक सर्वे कौन रिलीज करता है? इकोनॉमिक डिवीजन नाम की बॉडी जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आती है, और ये डिपार्टमेंट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हिस्सा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब ये आपके सामने कुछ इकोनॉमिक सर्वे के पेजेस आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये वाला जो सर्वे आप देख पा रहे हैं ब्राउन वाला, ये 2024-25 का सर्वे है।
फिर ये वाला सर्वे इस बार 2025-26 का लेटेस्ट वाला है। तो हर बार कवर में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिला है। 2024-25 में एक चक्र दिखाया गया है, उसमें बहुत सारे जो हमारे सेक्टर्स हैं उनको डिनोट करा गया है। 2025-26 में स्पेशली ट्रेड के ऊपर में फोकस किया गया है। फिर वैसे ही 2020-21 कोविड वाला साल आप देख पाओगे, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वर्कर्स हैं, है ना, मास्क लगा रखा है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर इसमें शो करी गई हैं। मतलब हर बार इसका जो कवर है वो इसी प्रकार से इसका एक थीम जो है वो चेंज होता रहता है, ध्यान में रखिएगा। अब हमारे पास में 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आते हैं सर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, कौन रिलीज़ करता है, ये सब तो हमें पता चल गया। और इकोनॉमिक सर्वे और बजट में क्या फ़र्क है? दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ये आपके पास्ट को डिफाइन करता है। पास्ट को मतलब कि पिछले साल, जैसे इकोनॉमिक सर्वे भले ही ये 2025-26 का हो, तो एग्जैक्टली यहाँ पर अभी 2025-26 वाला साल ख़त्म तो नहीं हुआ है ना। जो 2025 में साल शुरू हुआ था 1 अप्रैल को, ये 31 मार्च को ख़त्म होगा। ठीक है, तो ये 2025 एंड 2026 के अंदर में इंडिया की ग्रोथ कैसी रही है, इंडिया ने क्या क्या कौन कौन से सेक्टर्स में बदलाव करें, कैसे काम किया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना बड़ा है, सरकार का जो डेफिसिट है वो कितना रहा है, सरप्लस कितना हुआ है, सर्विस कितना एक्सपोर्ट्स करें हैं हमने, है ना। उसके अलावा वेरियस इंडस्ट्रीज़, इंश्योरेंस स्कीम भारत में कैसी रही है, एजुकेशन सेक्टर कैसा रहा है, एनरोलमेंट रेशियो कैसा रहा है, ये सब चीज़ें, मतलब पिछले साल की स्थिति कैसी थी हमारी आर्थिक रूप से, यानी सब अच्छा, वही सब यहाँ पर इतने बल्कि इकोनॉमिक सर्वे में बता दिया गया। ठीक है कि हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लास्ट ईयर सब कुछ बढ़िया था। अब क्या होता है, जब हमारे पास में एक ब्लूप्रिंट तैयार रहेगा, पीछे की स्थिति यहाँ पर हमको दिख रही है कि एग्जैक्टली क्या है ये सारी की सारी चीज़ें, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, भविष्य के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि भाई हमारी इस इंडस्ट्री में ये खमियाँ हैं, तो इस कमियों को इस साल हम लोग दूर करेंगे। तो ये बेसिक पर्पस होता है इकोनॉमिक सर्वे का। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या करता है, पास्ट एनालिसिस करता है, पिछले साल की स्थिति को दर्शाता है। बजट जो होता है भाई, बजट सिंपल सी बात है, आपसे कहो कि भाई अपना बजट तैयार कर लो एक पर्टिकुलर महीने का, तो बजट हम तैयार करते हैं, मान लो हमारी सैलरी है, तो सैलरी में से हमें पता है कि भाई महीने का ये वाला खर्चा इतना होता है, ये खर्चा इतना है, ये खर्चा इतना है, तो आप बजट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन ये बजट प्रिपेयर, ये इतना होगा, ये इतना होगा, ये आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल की स्थिति दर्शाता है, बजट जो है ये आगे को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे भले ही 2025-26 का हो, ठीक है, लेकिन बजट कब का होगा सर, ये 2026 चल रहा है, मतलब कि 2026-27 का होगा ये बजट। यानी अगले साल में सरकार भारत के अलग अलग सेक्टर्स में कितना कितना पैसा खर्च करेगी, कितना कितना पैसा अनाउंस करेगी, वो कल आपको पता चल जाएगा बजट में। तो बजट फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर के एनालिसिस को दिखाता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, इस इकोनॉमिक सर्वे को तैयार कौन करता है? कहोगे सर अभी आपने समझाया था, ठीक है भाई, वो तैयार नहीं करता, वो जो डिपार्टमेंट है वो प्रेजेंट करता है। प्रिपेयर कौन करता है? तो प्रिपेयर करते हैं दोस्तों हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, ठीक है। और वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र आज कौन है? वो है वी अनंत नागेश्वरन जी। तो ये बेसिक तौर पे इस इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करते हैं। एक और चीज़ सर, इकोनॉमिक सर्वे में आपने ये बता दिया, ठीक है, कि पुरानी स्थिति क्या रही है पिछले साल की, उसमें ये कुछ अपना इंस्ट्रक्शन दे देंगे, कहेंगे भाई ऐसा ऐसा करना है आगे के लिए, ठीक है, मतलब वे फॉरवर्ड दे दिया जाएगा कि ये सुधार करो। तो इकोनॉमिक सर्वे में जो भी सुधार के लिए सजेशन आएंगे, क्या सजेशन गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग होते हैं? प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो ये बाइंडिंग नेचर के नहीं होते। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक सर्वे ने जो बोल दिया कि ऐसे से करना है वो गवर्नमेंट करेगी ही करेगी, ये बाइंडिंग नेचर के नहीं है। गवर्नमेंट वो सुझाव लेगी, उसके हिसाब से अपने हिसाब से डिसीजन को चेंज करके इंप्लीमेंट कर सकती है। ये नहीं कि वो मानेगी इकोनॉमिक सर्वे की सारी बात, यानी बाइंडिंग इन नेचर इकोनॉमिक सर्वे नहीं होता। ठीक है, क्लियर हुआ? कवर पेज आपको समझ में आया? फिर ऐसे ही 2025-26 ये बिल्कुल आपको एक इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस मिल रहा है, एक ओरिजिनल जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर एक पूरा तैयार करा गया है, उसी के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इस बार इस सर्वे के अंदर में देख पाओगे 15 और 15 नहीं, बेसिक तौर पे 17 चैप्टर्स हैं। लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में 13 चैप्टर थे। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी इस बार इकोनॉमिक सर्वे ज़्यादा बल्कि है, ज़्यादा मोटा है, ज़्यादा पेजेस इसके अंदर में, यानी इकोनॉमी में जो चीज़ें बदली हैं, कुछ कुछ जो बदलाव हुआ है उस चीज़ को दर्शाता है। मतलब कुछ ना कुछ तो बदलाव हुआ है ना, उसी चीज़ को यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में दिखाया गया है। चलिए, ये तो नहीं, तो यहाँ पर जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो समझ में आ गया। अब एक दो बातें और समझनी होंगी। सबसे पहले दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे, सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे कब रिलीज़ किया गया था? तो वो है 1950 टू 1951। प्लीज़ इसको याद रखिएगा, ये हमारा फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे हुआ करता था। फिर उसके बाद आप देखोगे एक बात और है,
1964 तक, यानी जब इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत होती है 1950 में, तो यह आगे कुछ सालों तक, 15 सालों तक, यानी 1964 तक बजट के साथ ही आता था। यानी एक ही दिन बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों रिलीज हुआ करते थे। 1964 के बाद में इन दोनों को बांट दिया गया अलग अलग कि भाई इकोनॉमिक सर्वे पहले रिलीज होगा, फिर उसके एक दिन बाद बजट रिलीज होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टाइम डिफाइन हुआ। अब एक बात और सुनिए, जैसे यहाँ पर 2010 तक, 2010 से पहले या 2010 के बाद थोड़ी सी स्थिति चेंज हुई है इकोनॉमिक सर्वे में, और वो क्या है आपको पता होना चाहिए। 2010 के बाद जो इकोनॉमिक सर्वे है ये 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हो रहा था। अभी कुछ समय पहले तक 2 किताबें छपती थीं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इस तरीके से यहाँ पर ये इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश हुआ करता था। अभी क्या हुआ है, वी आनंद नागेश्वरन जी ने वापस इसको एक सिंगल वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगेन यहाँ पर एक सिंगल बुक के अंदर में ये इकोनॉमिक सर्वे हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये हो गए 2-4 और भी फैक्ट। ये पढ़ने ज़रूरी हैं भाई, आपको नींव रखनी ज़रूरी है, ये बेसिक फैक्ट हैं। अगर पता ही नहीं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, इसमें क्या होता है, तो फिर अगर पढ़ना शुरू कर दोगे स्टेट ऑफ द इकॉनमी, किस चीज़ की स्टेट ऑफ द इकॉनमी की हम बात कर रहे हैं। इसलिए इस नींव को रखना ज़रूरी था। ये 10 मिनट जो आपके हैं ये बहुत ही क्रूशियल हैं। इसको पढ़ने के बाद में ही आप इकोनॉमिक सर्वे की शुरुआत करें। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 1, अलग अलग चैप्टर अलग अलग तरीके से मैं आपको बेटर तरीके से समझाने वाला हूं। बस खाली मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनते चलना, अपना कंसंट्रेशन डगमगाना मत इधर उधर। ठीक है, 1 घंटा यार कंसंट्रेट कर सकते हो मेरे साथ में। ठीक है, 1 घंटा भी नहीं, 40 मिनट 45 मिनट कंसंट्रेट करना है, उसको आराम से करिएगा। ठीक है, इतना भी कंसंट्रेशन वीक नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पर ये 40 मिनट 50 मिनट कंसंट्रेट करके कुछ चीज़ पढ़ नहीं पा रहे हैं, जबकि कंसंट्रेशन रील्स में लग जा रहा है 2 घंटे 3 घंटे। ठीक है, थोड़ी देर अच्छे से बैठो और सुनो हर एक चीज़ को। इकोनॉमी की स्टेटस यानी हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति लास्ट ईयर कैसी रही है, वो यहाँ पर सबसे पहले हम जान रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई देखो, पिछले साल क्या होता है, बहुत सारे बदलाव होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के नए प्रेसिडेंट बने, बहुत सारे चेंजेस आए, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए, है ना। उसके अलावा जो एनर्जी और फाइनेंस है इसको वेपनाइज किया गया, इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया, है ना। मतलब क्या हो रहा है कि अब ये जो कंट्रीज़ हैं ज़्यादा व्यापार खोल नहीं रहे हैं, इसलिए ट्रेड दुनिया में थोड़ा सा कम हुआ है। उसके अलावा जो जिस कंट्री के पास एक पावर है, फॉर एग्जांपल चाइना के पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं, तो क्रिटिकल मिनरल्स को चाइना हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, हमने देखा। क्योंकि यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हुआ, जब ये व्यापार को लेकर युद्ध हुआ तो इसमें चाइना ये कहने लगा कि मैं क्रिटिकल मिनरल यूएसए को एक्सपोर्ट नहीं करूंगा। इवन इंडिया को भी कई सारे सेक्टर में चाइना ने क्रिटिकल मिनरल एक्सपोर्ट नहीं करे। इस पर दबदबा है चाइना का, तो इसको ऐसा हथियार इस्तेमाल किया है, जब किसी दूसरे देश को ज़रूरत हो तो चाइना सप्लाई नहीं करेगा। तो ऐसी कुछ स्थिति यानी कि दुनिया के अंदर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, अनस्टेबलाइजेशन, या जो आप कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के पास पावर है उसको ऐसा हथियार की तरह इस्तेमाल करना, ये सब कुछ ज़्यादा हुआ है, यानी अनसर्टेनिटीज़ बढ़ी हैं। तो पहला यहाँ पर ग्राफ में इसी चीज़ को शो किया गया है कि भाई 2005 के समय पर भी इतनी अनसर्टेनिटीज़ नहीं थी, 2025 के समय पर ये अनसर्टेनिटीज़ अपनी पीक पर थी। दुनिया में बहुत सारे अनस्टेबिलिटी जैसी जो चीज़ें हैं वो चल रही थी, समझे। आगे सुनिए, अब ये कहते हैं सबसे पहले एक चीज़ है वो है जीडीपी। जब हम बात करते हैं जीडीपी या प्राइमरी बैलेंस के बेसिस पे, तो ये कहते हैं कि देखो इंडिया ने काफ़ी हद तक चीज़ों को इम्प्रूव किया है, यानी भारत का जो कह सकते हैं एक इकोनॉमिक ग्रोथ है वो मजबूत रही है दुनिया के कंपैरिजन में। जो जिसमें आप देख पाओगे, ये येलो कलर जो है ये 2025 को डिनोट कर रहा है, और ये जो रेड कलर है ये 2020 से 2021 को डिनोट कर रहा है। तो इसमें आप देखोगे ना कि जो भारत का ग्रोथ रहा है, भारत का जो बैलेंस रहा है, बैलेंस किन सेंस में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स, यानी गवर्नमेंट ने कमाई कितनी की है, खर्चा कितना किया है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि गवर्नमेंट ने कमाए 50 रुपये हैं, खर्च कर दिए 200 रुपये, सरकार बहुत ज़्यादा घाटे में चली जाएगी, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी, देश कर्जे में जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति इंडिया में जब आप देख पाओगे थोड़ा सा स्टेबल सा देखने को मिला है। 2020-21 के अंदर में ये प्राइमरी बैलेंस गड़बड़ा गया था, यानी सरकार कम रही थी, खर्चे ज़्यादा कर रही थी। 2025 के अंदर में इस स्थिति को वापस से थोड़ा सा स्टेबल किया गया है, जबकि चाइना के अंदर में यही प्राइमरी इम्बैलेंसेस ज़्यादा हैं। उसके अलावा यूएसए में देख पाओगे तो ये भी बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया ने अपनी इकॉनमी को थोड़ा सा स्टेबल रखा है, स्थिर रखा है पिछले लास्ट ईयर में, ये बात यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे कहता है। ठीक है, दूसरा ये कहता है कि भारत की एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। और अभी 2027 यानी कि 2026 वाला जो साल चल रहा है ये ख़त्म कब होगा, ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा 2027 में 31 मार्च को, पता है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत की जो एक जीडीपी ग्रोथ होने वाली है नेक्स्ट ईयर, यानी आने वाला जो साल होगा, उसमें 6.8 से लेकर 7.2% तक ये ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है। ये बात इसमें मेंशन की जा रही है।
ठीक है। लास्ट ईयर आप देख पाओगे अगेन ग्रोथ यहां पर बहुत अनएक्सपेक्टेड सी रही है, मतलब इतना ग्रोथ रहा जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया। जब दुनिया में ढेर सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो इंडिया का यानी लास्ट ईयर का आप इकोनॉमिक ग्रोथ देख पाओगे तो 7.4% के आसपास है, ये कहा जा रहा है। जो भी पर्टिकुलर ईयर ये समाप्त होगा ना, इस समय तक ये 7.4% के हिसाब से ग्रोथ हमारी रहेगी। ठीक है, ये बोला जा रहा है। और मतलब नेक्स्ट ईयर आप देख पाओगे तो अगेन लमसम इतनी ही ग्रोथ रहने वाली नहीं, इकॉनमी जो है वो स्टेबल रही है और आगे कुछ समय तक इकॉनमी हमारी स्थिर रहने वाली है, वो इस इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू एक इंडिकेशन मिलता है। अब किसी भी देश के अंदर में, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं जीडीपी की, तो भाई जीडीपी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, C+I+G+X-M, ये इसका फॉर्मूला है ना। इसके थ्रू आप जीडीपी निकाल सकते हैं, यानी देश में आपका कितना प्राइवेट कंजम्पशन हो रहा है, देश में कितना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर सरकार खर्च कर रही है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दोगे, एनएक्स आपका निकल जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, इन सबको आप टोटल कर दोगे तो आपको जीडीपी मिल जाएगी। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ में हम इन सब चीज़ों को चेक करते हैं। तो इसमें आप देख पाओगे सबसे पहली बात, हमें प्राइवेट कंजम्पशन, पिछले साल प्राइवेट कंजम्पशन कितना हुआ है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, क्योंकि ये जब बढ़ेगा भाई, कंजम्पशन अगर बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ेगा तो जीडीपी भी तो बढ़ेगी ना। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि लास्ट ईयर प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ा। 2026 वाला डेटा या 2025-26 वाला डेटा आप देख पाओगे तो 61.4 के आसपास यहाँ पर ये आपको कंजम्पशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग अगर दूसरे बेसिस पे इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी राइज हो रहा है। 2023 में ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ गया था, अब बीच में थोड़ा सा डिप देखने को मिला है, लेकिन फिर से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ यहाँ पर हो रहा है। वापस से इंडिया अपनी रफ्तार को पकड़ रहा है, समझ रहे हैं। तो ये आपको जैसे इस समय पर 29.9 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा, ये परसेंटेजेस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, समझ गए। तो कंजम्पशन बढ़ा है, प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ा है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, यानी जीडीपी के अंदर में एक ग्रोथ देखने को मिली है लास्ट ईयर। फिर बात आती है एक और चीज़ की, ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए की। हम लोग जब यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, जीवीए को बेसिकली हम सर्विसेज सेक्टर की साइड से देख रहे होते हैं। कहने का मतलब है कि ये सप्लाई साइड को शो करता है, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर कितना प्रोड्यूस करे हैं, कितना ग्रो किए हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर ये शो करता है। तो जीवीए में भी एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। 2026 को ग्रीन वाले बार से इंडिकेट करा गया है। तो सर्विसेज जीवीए में, इंडस्ट्री जीवीए, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना कितना हर बार यहाँ पर एक ग्रोथ सा आपको देखने को मिलेगा। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा सा आपको ये निगेटिव वे में नजर आएगा, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसके अलावा सर्विसेज जीवीए इंक्रीज हुआ है। और सब अगर हम मिला देते हैं, टोटल जीवीए जब निकालेंगे, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विसेज में किस प्रकार की ग्रोथ हुई है, तो टोटल जीवीए यहाँ पर निकल कर आता है 7.3% के हिसाब से, समझ रहे हैं। यानी ओवरऑल जो 2025 में कितना था 6.4%, 2016 से 20 तक था 6.4%, अभी यहाँ पर ये 7.3% तक जा चुका है। यानी कि जो हमारा सप्लाई साइड है वो भी ग्रो कर रहा है, जीडीपी जो है वो भी यहाँ पर ग्रो की है। तो ये अगेन लास्ट ईयर का डेटा हमारे सामने मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है इकोनॉमिक सर्वे, आई होप आप समझ रहे होंगे कि हाँ लास्ट ईयर इकोनॉमी की स्थिति कैसी रही है। सब अच्छा, सब बढ़िया है, यही सब चीज़ आप पढ़ते रहोगे पूरे के पूरे सर्वे के अंदर में। ये सेक्टर बढ़िया ग्रो किया है, इस सेक्टर में इतना उछाल आया है, उस सेक्टर में इतना बड़ा उछाल आया है, बस यही सब चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। ठीक है, अब ये हमने ऊपर डिस्कस किया है, ये आगे भी सेक्शन में कवर करे गए, तो उसको आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। सेकेंड आप देख पाओगे, हम लोग सेकेंड चैप्टर पर आ चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर में फिस्कल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। इस इकोनॉमिक सर्वे के शुरुआत के जो 5 चैप्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। जीडीपी की बात कर रहे हैं, जीवीए की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी भी है। तो फिस्कल डेवलपमेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या होता है, ये दिखाता है फिस्कल पॉलिसी को, कि पैसों से संबंधित हमारी किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की नीतियाँ रही हैं, कैसी पॉलिसीज़ हमने चलाई हैं। क्योंकि अगर आपकी पॉलिसी अच्छी होगी तो आप अपने इकॉनमी को स्टेबल बना पाओगे, स्थिर बना पाओगे, आपकी इकॉनमी कॉन्फिडेंट रह पाएगी। तो वो इसमें यहाँ पर दिखाया गया है। अब इकॉनमी कॉन्फिडेंट कब रहेगी, जब आपका फिस्कल डेफिसिट कम रहेगा। भाई फिस्कल डेफिसिट अगेन आप समझ गए, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के डिफरेंस की। ऐसा ना हो कि सरकार कमा कम रही है, खर्च ज़्यादा कर रही है। अगर खर्च ज़्यादा कर रही है मतलब कहीं ना कहीं से उधार ले रही है, बोरो कर रही है, देश के ऊपर कर्जा बढ़ा रही है, समझे। तो हमें क्या करना है, ये जो फिस्कल डेफिसिट है ये अगर कम हो रहा है धीरे धीरे करके जीडीपी के कंपैरिजन में, तो अपने आप में यानी कि सिचुएशन हमारी सुधर रही है। इसमें यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट को देखोगे तो इसमें से हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट निकाला जाता है। लेकिन आप फिस्कल डेफिसिट को दोस्तों अगर आप देखते हैं तो ये इस तरीके से गिरता हुआ नजर आया है।
गिरना मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भर रहा है, यानी अगर सरकार कमा रही है, खर्च कर भी रही है, तो इसके बीच का कोई ज़्यादा बड़ा गैप क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। तो जीडीपी के कंपैरिजन में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 4.4% के हिसाब से आज फिस्कल डेफिसिट हमको नज़र आता है। ठीक है, 2025 में 4.8% यहाँ पर ये रहा है। इससे पिछली बार देखोगे तो 5.5%, यानी कि धीरे धीरे करके ये गैप कम हुआ है। सरकार कमा रही है, उसके अलावा जो खर्च कर रही है वो थोड़ा बैलेंस में या लिमिटेशन में करती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अभी भी फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है, हम लोग इतना अर्न नहीं कर पाते हैं, अभी भी बोरो करना पड़ता है, लेकिन सिचुएशन पहले के कंपैरिजन में स्टेबल है, यहाँ पर दिखाया गया। जैसे कोविड के समय पर 2021 में आप देख पाओगे ये कितना ज़्यादा हो गया था, मनी बोरो करना पड़ा, तो ये डेफिसिट बढ़ गया था, यानी हमने कमाई कम की, खर्चा ही खर्चा कर दिया था बहुत सारा। तो ये उस चीज़ को दर्शाता है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कहते हैं कि इंडिया की फिस्कल पॉलिसी की वजह से जो इकोनॉमी में बदलाव आया है ना, इसकी वजह से दुनिया में इंडिया की छवि थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। इंप्रूव हुई है मतलब 2025 का अपग्रेड देख लो भाई। मॉर्निंग स्टार, DBRS, S&P ग्लोबल रेटिंग, RI एंड जापान, ये सब क्या है? ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। ये अलग अलग संस्थान हैं जो अलग अलग देशों को दर्जा देते हैं कि भाई इन देशों की इकोनॉमी कितनी मजबूत है, इन देशों को अगर उधार दिया जाए तो ये रिकवर कर पाएंगे या नहीं, दे पाएंगे, वापस नहीं दे पाएंगे, ये सब चीज़ें दिखाता है। तो इन सब ने हमारी रेटिंग्स को बढ़ाया है। एवन प्लीज़ मेरे दोस्त ये याद रखिएगा, S&P ग्लोबल रेटिंग को पढ़कर जाइएगा, क्योंकि पिछले साल S&P ग्लोबल रेटिंग भारत की इंप्रूव हुई है, वो भी कितने साल बाद? 18 साल बाद। ये आपको याद होगा, मैंने बहुत विस्तार से आपको पढ़ाया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 18 ईयर्स बाद भारत की जो S&P ग्लोबल रेटिंग है ये पहले हुआ करती थी BBB नेगेटिव, ये BBB वाली कैटेगरी में इसको डाल दिया गया, यानी कि हल्का सा जंप आया है, यानी इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। अब ध्यान रखना, BBB नेगेटिव से BBB पहुंचा है, BBB पॉजिटिव प्लस में नहीं पहुंचा है अभी, तो BBB में यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएगी भारत की इकॉनमी, यानी पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा सुधार है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन ने कहा। क्लियर हो गया? चलिए आगे सुनिए। अब अगली बात यहाँ पर ये कहता है कि इंडिया में हमने रेवेन्यू बायोंसी सस्टेन देखने को मिली, यानी रेवेन्यू बायोंसी जो है ये थोड़ा सा इंप्रूव देखने को मिला। ये क्या मतलब, क्या कॉन्सेप्ट है इसका इकॉनमी के अंदर में? मतलब जीडीपी जब हमारी बढ़ रही है तो जीडीपी के साथ साथ हमारी कमाई कितनी बढ़ रही है, रेवेन्यू कितना इंक्रीज हो रहा है ना? कमाई भी तो बढ़नी चाहिए ना, ऐसा नहीं है कि जीडीपी ग्रो हो रही है, रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो रहा है, नहीं, रेवेन्यू ही बढ़ना चाहिए जीडीपी के साथ साथ। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बायोंसी बोलते हैं। तो ये सस्टेन देखने को मिला है, यानी ज़्यादा इंप्रूव्ड वे में यहाँ पर ग्रो किया है। जैसे आपके सामने ये डिटेल है, ये आप देख पाओगे 2000 ऊपर वाला जो यहाँ पर नंबर है ये दिखाता है 2022 से 2025 को, और नीचे वाला जो नंबर है ये दिखाता है 2016 से 2020 पर्टिकुलर ईयर को। तो अभी रेवेन्यू रिसीट्स की जब हम लोग बात करते हैं, कमाई कितनी हुई है, तो ये 2016-20 में 8.5% था, ये बढ़ गया है इस बार 9.1% हो गया है ना। टैक्स रेवेन्यू की बात करेंगे, टैक्स से जो हुआ हुआ कलेक्शन है ये पहले 10.8% था, अभी 11.5% आ चुका है। फिर वैसे ही नॉन कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन की बात करेंगे तो पहले 2.4% था, अब 3.3% हो गया, यानी सब में कहीं ना कहीं एक ग्रोथ देखने को मिली है। फिर उसके बाद टैक्सेस का क्या कलेक्शन रहा है? अब टैक्सेस आप देखते हैं, दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो आज देश में बहुत कम ही लोग पे करते हैं, जिनकी इनकम बहुत अच्छी है वो डायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये हर कोई व्यक्ति पे करता है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, हर कोई यहाँ पर ये पे कर रहा है। कोई सामान दुकान से लेने जा रहे हो, उस पर आप इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, GST भर रहे हो, वो सब दे रहे हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो हर एक कंट्री की जब हम स्थिति देखते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा से थोड़ा सा कम होना चाहिए डायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स कम रहेगा तो इससे बर्डन लोगों के ऊपर में कम रहेगा, क्योंकि सामान थोड़ा सस्ता रहेगा। सस्ता रहेगा तो यहाँ पर हर कोई व्यक्ति अफोर्ड कर पाएगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। समझे? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अगर पेंडेमिक से पहले की स्थिति देखोगे, पेंडेमिक से पहले की स्थिति में जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स को येलो कलर से दिखाया गया है, ये 48% था, और डायरेक्ट टैक्स जो है ये हमारा 52% था। लेकिन अभी 2025 में, क्योंकि हम इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट ईयर का डेटा डिस्कस कर रहे हैं, तो 2025 में ये स्थिति इंप्रूव हुई है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में एक बदलाव है। डायरेक्ट टैक्स बढ़ता हुआ नजर आया है, 49% के हिसाब से इंक्रीज हुआ है, और इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर दोस्तों कम हुआ है, 41% के हिसाब से हुआ है, यानी चीज़ें थोड़ी सी सस्ती की गई हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ पर कम किया गया है ताकि लोगों पे बर्डन यहाँ पर कम हो, ये दिखाया गया। ठीक है, इनकम रिटर्न्स फाइल की बात करते हैं। देखो होता क्या है एक्चुअली में, आज हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो करोड़ों रुपया कमाते हैं, लेकिन वो इनकम टैक्स को उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म नहीं करते, यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है।
आपको बताना पड़ता है आपकी इनकम का सोर्स, और इनकम का सोर्स जो है वो सब चीज़ें मेंशन करने के बाद में प्रॉफिट जो जनरेट हुआ है उसके बाद जो टैक्स बनता है वो टैक्स पे भी करना है, ऑब्वियस ही बात है। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर बहुत सारा वो जो व्यक्ति है वो ब्लैक मनी रख रहा है, ठीक है, इन्फॉर्म नहीं कर रहा है उसके बारे में। अगर उसके पास में बहुत सारा पैसा है ऑब्वियसली तभी यहाँ पर वो कंडीशन में हम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, सिचुएशन पहले के कंपैरिजन में इंप्रूव हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना शुरू किया है। 2021-22 में केवल देश के 6.9 करोड़ लोगों ने ITR फाइल किया था। अभी 2024-25 में आप देख पाओगे 9.2 करोड़ लोगों ने ITR जो है ये फाइल किया है लास्ट टाइम, ठीक है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन टैक्स की बेसिस पे दी गई है। अब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है, ऑब्वियसली बात है इनकम और उसके बीच में डिफरेंस है, तो उसके बेसिस पे टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है, ठीक है। तो टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, वही हम डिस्कस कर रहे थे। वैसे भी टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, और आप देख पाओगे जो GST के अंदर भी टैक्स कलेक्शन है वो भी गवर्नमेंट का इंक्रीज हुआ है। तो एक ग्रोथ यहां पर दिखा रही है कि भाई GST में टैक्स कलेक्शन लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। आज GST के जरिए सरकार लगभग कहें यानी अप्रॉक्सीमेटली हर महीने 2 लाख करोड़ रुपए कमा रही है। कितने? 2 लाख करोड़ रुपए हर महीने अर्न कर रही है थ्रू दी GST कलेक्शन, यानी इनडायरेक्ट टैक्स के बेसिस पे। तो यानी टैक्स कलेक्शन सिचुएशन, ये स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। तो ये क्या सब चीज़ें क्या है भाई, कंजम्पशन बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड में एक बढ़ावा देखने को मिला है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। सेम चीज़ें वही टैक्स कलेक्शन जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात आती है दोस्तों कैपेक्स की। कैपेक्स क्या होता है? इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन कर रही है, ठीक है, अब सरकार पैसे खर्च भी तो करती है ना, एक्सपेंडिचर भी होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक जब दूसरे प्रकार का एक्सपेंडिचर है, मतलब सरकार में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको सैलरीज वगैरह देना, लेकिन उससे कोई एसेट जनरेट नहीं हो रहा। जब सरकार खर्च करती है जिससे एसेट जनरेट होता है, नई बिल्डिंग बना दी, नया रोड बना दिया, हाईवे बना दिया, तो इससे क्या हुआ, एक नया एसेट जनरेट हुआ। इसको हम क्या बोलते हैं? कैपेक्स, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये लगातार इंक्रीज हुआ है पहले के कंपैरिजन में। 2025 में 2.7%, उसके बाद यहां पर अभी 2026 में 4.3% तक जाएगा, इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई है। ये इफेक्टिव कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है। थर्ड चैप्टर बात करता है मॉनेटरी मैनेजमेंट के बारे में, एंड साथ ही साथ में फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन के बारे में। पैसों का किस तरीके से मैनेजमेंट यहां पर किया गया है उस चीज़ को समझाया जा रहा है। इसको समझिए दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये वाला पेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैंकिंग और फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ को दिखाता है। बैंकिंग के अंदर में आप देख पाते होंगे हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR पढ़ते हैं, है ना, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, उसके अलावा NPA पढ़ते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, GNPA पढ़ते हैं, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये सब चीज़ों में क्या स्थिति रही है समझाता हूँ। ये सारी टर्म जो मैंने बताई हैं वो भी समझाऊंगा, सो डोंट वरी। तो ये वाला जो पर्टिकुलर सिनेरियो है ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भाई कई बार क्या हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सभी बैंकों का बाप है, जिसको हम बोलते हैं बैंकर्स ऑफ बैंक, तो हमारे कमर्शियल बैंक्स का बैंकर्स ऑफ द बैंक है। तो RBI ने कई बार रेपो रेट कम किया है। रेपो रेट कम होने से क्या होता है, मार्केट के अंदर में जो लोन वगैरह हैं वो सस्ते हो जाते हैं। तो रेपो रेट कम होने की वजह से कई बार ये जो बैंक वाले हैं ना, ये कम रेपो रेट लोगों को प्रोवाइड नहीं करवाते। तो इस स्थिति को पहले के कंपैरिजन में देखें तो ये इंप्रूव हुई है, यानी अगर रेपो रेट कम हुआ है तो बैंक से यहाँ पर ये इस रेपो रेट के जो फायदे हैं वो लोगों तक दिए गए हैं। यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी RBI ने डिसाइड किया, उस पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी को सही तरीके से बैंक ने इंप्लीमेंट किया है। और सही तरीके से बैंक ने जब इंप्लीमेंट किया, इससे क्या हुआ, फाइनेंशियल कंडीशंस इंप्रूव हुई हैं। और फाइनेंशियल कंडीशंस इंप्रूव होने के साथ साथ जो हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर है वो लास्ट ईयर मजबूत दिखा है, यानी रोबस्ट दिखा है। ठीक है, बैंक मजबूत कब होता है? जब आप देख पाओगे, देखो होता क्या है, बैंक रन कैसे कर रहा है। बैंक रन करने के पीछे का एक छोटा सा प्रोसेस होता है। आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं फॉर योर सिक्योरिटी पर्पस, कि भाई ठीक है हम लोग घर में ना रख के बैंक में रख देते हैं और बैंक हमारे पैसे की रखवाली भी करेगा। उसके अलावा उसके बदले में जो बैंक है ये इंटरेस्ट भी देगा, ब्याज भी देगा। अब बैंक पागल थोड़ी है, आपके पैसे की रखवाली भी करेगा और पैसा बढ़ा कर दे रहा है आपको, तो कुछ ना कुछ तो कर रहा है ना आपके पैसों का। हाँ बिल्कुल। तो आपने जो पैसा जमा किया है बैंक के अंदर में, वो पैसा बैंक लोन पे दे देता है, किसको? इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको दे देता है। लेकिन जब ये बड़े बड़े बिजनेसमैनों को या इनको जब लोन पे पैसा देता है तो बहुत ही ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे देता है, ज़्यादा ब्याज पे। ठीक है, और आपको जो ब्याज दिया जाता है, आपके पैसा जो आपने जमा किया था उस पर जो ब्याज मिलता है ये थोड़ा सा कम होता है, इस वाले ब्याज से कम होता है जो आपको बैंक से देती है। और इसके बीच का जो नंबर बचा है वो नंबर बैंक यहाँ पे रख लेती है, उसी से इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशन है, वो चल रहा होता है।
ठीक है, ये बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। अब बैंक जितना ज़्यादा बाहर लोन देती रहेगी, रिटर्न हायर आता रहेगा, बैंक के पास में पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होता रहेगा, समझे, और आपके पैसा सिक्योर भी रहे बैंक के पास में। तो इस तरीके से चलता रहता है सिचुएशन। लेकिन एक कंडीशन ये भी होती है कि भाई बैंक जब ये पैसा देता है इन इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो इंडस्ट्री ने यहाँ पर इंडस्ट्री में पैसा लगाया, मान लो यहाँ पर वो बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया कुछ समय बाद, अब वो व्यक्ति ये पैसा बैंक को नहीं चुका पा रहा है। जब वो पैसा बैंक को नहीं चुका पाया तो ये पैसा जो बैंक ने दिया तो था बिजनेस वाले को, लेकिन जब वो चुका नहीं पा रहा तो वो बैंक के लिए क्या बन गया, एनपीए बन गया मेरे दोस्त। इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और बैंक का जितना ज़्यादा एनपीए बढ़ेगा, यानी एनपीए जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा बैंक का, मान लो यहाँ पर उस बैंक की उतनी ज़्यादा स्थिति खराब है, लोन उसने बांट दिए लेकिन लोन रिकवर नहीं कर पाया वो बैंक, समझे। तो ऐसी स्थिति देश में पहले के कंपैरिजन में अब थोड़ी सी सही हो चुकी है। तो आर्टिकल में मेंशन किया गया है, आप 2025 को देखो और 2018 का देखो। 2018 वो समय था जब भारत के अंदर में ये जो जीएनपीए है, यानी ग्रॉस नेशनल परफॉर्मिंग एसेट, सॉरी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो बैंक से पैसा जा रहा था लेकिन लौट के रिटर्न में नहीं आ पा रहा था, ये 11.2% था। और अभी यहाँ पर ये जो एनपीए है ये बिल्कुल कम हो चुका है, 2.2% के हिसाब से ये एनपीएज आ चुके हैं, समझ रहे हैं ना। तो एनपीए कम हो चुका है, यानी कि बैंक स्ट्रक्चर थोड़ा सा रोबस्ट है, मजबूत है, पैसा अगर ये लोन पे चढ़ा रहे हैं तो रिटर्न इनके पास में आ रहा है। फिर उसके बाद आर्टिकल में मेंशन किया गया है पेंशन कवरेज के बारे में। भाई पेंशन कवरेज में आप देखा होगा गवर्नमेंट की स्कीम है, फॉर एग्जांपल ये है अटल पेंशन योजना, फिर यहाँ पर नेशनल पेंशन स्कीम। तो इसमें बोला गया है कि भाई पहले से क्या स्थिति इंप्रूव हुई है। देखो ये ऊपर वाला डेटा 2016 का है और नीचे वाला डेटा 2025 का है, लिखा हुआ है 2016 और यहाँ पर लिखा हुआ है 2025। 2016 में अटल पेंशन योजना में लगभग 24.6 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे। अभी 2025 में जो ये सब्सक्राइबर्स हैं बढ़ चुके हैं, 641.3 लाख के आसपास जा चुके हैं। 24 लाख और 641 लाख, ज़मीन आसमान का फ़र्क। सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो चुके हैं जो स्पेशली आज के समय पर इस पेंशन के थ्रू कवर हो पा रहे हैं, यानी कि पेंशन कवरेज इंडिया में बढ़ा है लास्ट ईयर, उससे पहले की स्थिति भी अगर हम देखेंगे तो। ऐसे यहाँ पर नेशनल पेंशन योजना में जो सब्सक्राइबर्स थे वो लास्ट ईयर मतलब पहले 2016 में 97.5 लाख थे, 2025 में ये 198.6 लाख के आसपास हो गए, यानी कि करोड़ों के हिसाब से जो पेंशन कवरेज है वो हो रहा है। फिर बात आती है इंश्योरेंस की। देश में इंश्योरेंस किस तरीके से चल रहा है, तो लोग यहाँ पर इंश्योरेंस करवाते हैं और इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी भी है आज के समय पर। लाइफ इंश्योरेंस आपका होना चाहिए। जीवन में भगवान न करे कोई अगर स्थिति हेल्थ वाइज ख़राब होती है तो आपको एक अमाउंट उस इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाता है, भले ही आपको एक छोटा छोटा प्रीमियम पहले देना हो, लेकिन एक इंश्योरेंस का अमाउंट मिल जाता है तो फाइनेंशियल बर्डन हमारे ऊपर नहीं पड़ता। तो देश में लाइफ इंश्योरेंस बढ़ रहे हैं। जो टोटल प्रीमियम है और नॉन लाइफ टोटल प्रीमियम है, ये दोनों में ही बढ़ोतरी देखने को मिली है। फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस में की बात करेंगे तो आप देख पाओगे ये कितना तेजी से इंक्रीज हुआ है, 8.9 के आसपास ये आ चुका है, जो कि 2021 में 6.3% यानी 6.3 लाख करोड़ के आसपास का था, अभी 8.9 लाख करोड़ के आसपास आ चुका है, यानी कि ये अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज होता चले जा रहा है, समझे। तो प्रीमियम इनकम यहाँ पर बढ़ रही है। लाइफ इंश्योरर्स आज के समय पर ये इंश्योरेंस ले रहे हैं, लेना भी चाहिए, उस चीज़ को यहाँ पर ये दिखाया गया। फिर बात आती है कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट के अंदर में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उस चीज़ को दिखाया गया है। यानी कैपिटल मार्केट में हम देख रहे हैं जो हमारे देश में कंपनीज है वो किस तरीके से पैसा उठा रही हैं, ठीक है, यानी कि कंपनीज को पैसा कहाँ कहाँ से मिल रहा है। तो आप देख पाओगे क्या हुआ है, पिछले कुछ समय पर इंडिया में प्राइमरी मार्केट से बहुत सारी कंपनीज ने अपना जो पैसा है वो इकट्ठा करा है। आज स्टॉक मार्केट में देख पाओगे लगातार बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर हो रही हैं, स्टॉक मार्केट में आ रही हैं। जब स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी नहीं उतरती है तो आईपीओ जारी करती है, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। तो ये आईपीओ बढ़ गए हैं। 2025 में 320 के आसपास आईपीओज यहाँ पर हैं और अभी जो पर्टिकुलर ईयर है इसमें 260 आईपीओज अभी तक हो चुके हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन की जा रही है, मतलब कि अभी इंक्रीज हो रहा है, आईपीओज लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, नई नई कंपनीज यहाँ पे मार्केट में आ रही हैं, नई नई कंपनीज जब मार्केट में आती हैं आईपीओज वगैरह निकालती हैं तो लोग यहाँ पर उसमें सब्सक्राइब करते हैं, आप उनके शेयर्स को परचेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियाँ जो पैसा उठा रही हैं इसमें एक बढ़ोतरी आई है पहले के कंपैरिजन में, जो अगेन एक फाइनेंशियल स्थिति को दर्शाता है। फिर माइक्रो क्रेडिट की बात हो रही है। माइक्रो क्रेडिट में मतलब जो हमारे जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, स्मॉल बिजनेसमैन, उनको गवर्नमेंट ने पिछले कुछ समय पर किस प्रकार से सपोर्ट किया है। इसमें सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अलावा यहाँ पर प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि स्कीम की हम बात कर रहे हैं।
तो मुद्रा योजना हो या स्वनिधि स्कीम हो, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग सेक्शन में मतलब 5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तक का छोटे छोटे बिजनेस को लोन देने की बात कर रही होती है। और वो जो लोन है वो कोलेटरल फ्री लोन होगा, यानी कि उस व्यक्ति को ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना है, मतलब इंटरेस्ट पे करेगा, गिरवी नहीं रखना है कुछ भी, उसके बदले में लोन मिल जाएगा। उसकी एक दुकान है छोटी सी, छोटा बिजनेसमैन है, उसको दुकान को एक्सपैंड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, उसके लिए यहाँ पर इन लोन में वो अप्लाई कर सकता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में या प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के अंदर में। ठीक है, पीएम स्वनिधि और पीएम मुद्रा योजना, समझे। तो इसमें आप देख पाओगे पिछले कुछ समय पर बहुत सारी फंडिंग गई है, वेमेन एंटरप्रेन्योर्स इंक्रीज हुई है, यानी कि महिलाएं ज़्यादा बढ़ी हैं, महिलाओं ने बिजनेस करना शुरू किया है। यहाँ पर आप कह सकते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है इसमें पिछले कुछ समय पर, ये यहाँ पर बोला जा रहा है, जो वेमेन एम्पावरमेंट को दर्शाता है। ठीक है, उसके अलावा यही मतलब दिखाया गया है कि इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मतलब बिजनेस की छोटे छोटे जो स्मॉल बिजनेस हैं वो आज के समय पर ग्रो कर रहे हैं। फिर बात आती है दोस्तों एक्सटर्नल सेक्टर की। मैंने बताया ना शुरुआत के 5 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल सेक्टर में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो क्या यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर ट्रेड पॉलिसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है दोस्तों। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से ट्रेड में टेंशन इंक्रीज हो रही है। पिछले कुछ समय पर देखो ट्रेड में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, व्यापार सही तरीके से नहीं हुआ है। लेकिन इंडिया का परफॉर्मेंस कैसे रहा है व्यापार में साल 2026 में, आइए ज़रा इसको समझते हैं। अब व्यापार में जब आप लोग देखोगे दोस्तों तो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, बहुत सारा सामान हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और बहुत सारा सामान इंपोर्ट भी कर रहे हैं। तो जब आप लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखोगे तो यहाँ पर ये 2024 का डेटा है और ये 2025 का डेटा है। ठीक है, इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है, आप इंपोर्ट को जब आप देखोगे तो इंपोर्ट 546.4 के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि बिलियन डॉलर्स में बात हो रही है। तो 546 बिलियन डॉलर का हम लोगों ने इंपोर्ट किया था 2024 में। फिर हमारा इंपोर्ट अभी इस साल जो है, मतलब पिछले साल का जो डेटा हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें बढ़ चुका है, ये 578 बिलियन डॉलर्स के हिसाब से जा चुका है। तो इंपोर्ट इंक्रीज हुआ। एक्सपोर्ट की जब हम लोग बात करते हैं, एक्सपोर्ट कितना बढ़ा, तो एक्सपोर्ट दोस्तों लास्ट ईयर था 322.4, फिर अभी नया एक्सपोर्ट का डेटा आया है वो है 330.3 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, और आप जब ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2024 में 546 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया था, 342 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, यानी बीच में जो नंबर निकल कर आया है 224 बिलियन डॉलर, इतने का घाटा हो गया था। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा किया, एक्सपोर्ट कम किया, तो कमाई कम हुई, लेकिन हमारा यहाँ पर जो कह सकते हैं कि खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो 224 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे घाटा हुआ था, ट्रेड डेफिसिट कहते हैं इसको। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे नया जो नंबर है ये कहता है कि ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, ये भी बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है तो ये भी बढ़ा है। आप देखो 578.6 बिलियन डॉलर्स के हिसाब से यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट किया है और एक्सपोर्ट कितना किया है 330.3 बिलियन डॉलर्स। इसका गैप निकल कर आया -248, तो -248 मतलब 248 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने एक्सपोर्ट कम किया, इंपोर्ट ज़्यादा करा है। समझे? तो 2025 का ये डेटा है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखोगे, क्योंकि ये तो डेटा दोस्तों जब हम लोग देखते हैं तो ये केवल गुड्स के बेसिस पे देखा जा रहा है कि जो सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन जब हम यहाँ पर इसमें सर्विसेज शामिल कर देते हैं तो भारत कहीं ना कहीं सिचुएशन को बैलेंस कर लेता है। वो जो घाटा हुआ है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। कहोगे कैसे? भाई दुनिया में इंडिया सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है, नॉट फॉर द गुड्स। सर्विसेज को कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं? भाई ये रहा आपका सर्विस एक्सपोर्ट का डेटा, सर्विस में ट्रेड सरप्लस में है। ये यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया गया है 2024 एंड 2025 का डेटा। ठीक है, 2024 और 2025 में किस तरीके से ये इंक्रीमेंट हुआ है वो दिखाया गया है। ठीक है, उसके अलावा ये जो नीचे वाला नंबर आपको नजर आ रहा है ग्रीन वाला, ये सर्विस इंपोर्ट है। ऊपर वाला जो नंबर आ रहा है ये एक्सपोर्ट है। इंपोर्ट इतना क्या है, एक्सपोर्ट इतना क्या है, इंपोर्ट इतना क्या है, एक्सपोर्ट इतना क्या है, तो एक्सपोर्ट बड़ा है। अब इनके बीच का जब नंबर निकालोगे तो ये निकला है। कहने का मतलब है कुछ मोटा मोटी देखें तो सर्विस एक्सपोर्ट से भारत को फायदा कितना हुआ? 2024 में 135 बिलियन डॉलर्स का फायदा हुआ था। इस बार ये फायदा बढ़ चुका है, 151.7 बिलियन डॉलर्स का हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बैलेंस कर देता है सिचुएशन को, जो ऊपर हम घाटे में रहते हैं सर्विसेज को एक्सपोर्ट करके थोड़ा बहुत बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमें सरप्लस हुआ है, सर्विसेज को हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, ये अमाउंट हमारा प्रॉफिट है। समझे? फिर अब यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई है जो बहुत शानदार सी है, वो यह है कि इंडिया ने बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर लिए हैं पिछले कुछ समय पर अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में। ये आपके सामने डेटा है, ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अभी जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स, तभी मैंने आपको यहाँ पर ये सब कुछ समझा दिया था कि पिछले 6 सालों के अंदर अगर हम लोग स्थिति देखते हैं तो पिछले 6 सालों में लगभग 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने साइन कर लिया अलग अलग कंट्री से।
2021 में इंडिया ने साइन किया CECP एग्रीमेंट मॉरिशस के साथ, फिर यूएई के साथ हमने सेपा एग्रीमेंट साइन किया, ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA एग्रीमेंट साइन किया, उसके अलावा EFTA ग्रुप के साथ टेपा एग्रीमेंट साइन किया, यूके के साथ में सेटा एग्रीमेंट साइन किया, भारत ओमान के बीच में सेपा एग्रीमेंट, अगेन भारत न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये सब इंप्लीमेंट होने हैं, ये नए वाले एग्रीमेंट्स हैं। और अभी डिस्कशन चल रहा है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में कि हम इनके साथ में और भी एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंडिया श्रीलंका के बीच में, पेरू के साथ, चिली के साथ, USA के साथ, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ, कोरिया के साथ, इंडिया के साथ, मतलब इंडिया आसियान के बीच में। ठीक है, आसियान के साथ। तो अभी कुछ डिस्कशन चल रहे हैं और ये सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कुछ हम लोग कर चुके हैं, जिससे भारत को व्यापार में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, अब फ़ायदा मिला है, हम लोगों ने इतनी देर से डिस्कस किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट ये समझ ही चुके हैं कि भाई कितना ज़्यादा डेफिसिट हमको यहाँ पर ये देखने को मिला है। ठीक है, फिर अगर हम बात करेंगे ग्रीन फील्ड डिजिटल इन्वेस्टमेंट में, यानी स्क्रैच से लेकर डिजिटल सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसमें जो इंडिया है दोस्तों एक लार्जेस्ट डेस्टिनेशन की तरह दिखाई दिया है। यानी डिजिटल इकोनॉमी में जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें इंडिया ने बहुत सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो किया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर भारत के प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है। डिजिटल इन्वेस्टमेंट की जब मैं बात कर रहा हूँ तो हम बात कर रहे हैं डिजिटल सर्विस में, डेटा सेंटर में, IT इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगाया जा रहा है, इसमें इंडिया एक बड़े डेस्टिनेशन की तरह देखने को मिला है। 114 बिलियन डॉलर्स के हिसाब से दोस्तों ये रिसीव हुआ है अमाउंट भारत में AI सेक्टर के अंदर में, समझे? तो वो चीज़ बोली गई, यानी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट AI सेक्टर में आज के समय पर आ रहा है। फिर बात आती है FDI की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, कि देश में बाहर से कितना पैसा आया है। तो FDI भी अगर हम टोटल अमाउंट निकालेंगे तो FDI बढ़ता हुआ नजर आया है। ठीक है, FDI 55.8 बिलियन डॉलर्स के हिसाब से देखने को मिलेगा, 2026 में 64.7 बिलियन डॉलर्स के हिसाब से हो जाएगा, ये यहाँ पर बात की जा रही है, यानी नेट FDI। तो अगला हमारा मूव ये होना चाहिए कि ये बाहर से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, ये बहुत सारा निवेश भारत में और भी बहुत ज़्यादा आना चाहिए। और निवेश आने के लिए इंडिया को अपने FDI सेक्टर में कुछ बदलाव करने होंगे, रीओरिएंटेशन करना होगा, ईज़ ऑफ बिजनेस को यहाँ पर बढ़ाना होगा। ये कुछ तरीके हो सकते हैं, ये वही सब चीज़ें हैं जो जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है अभी ऊपर। भारत का फॉरेक्स रिजर्व अगर आप देखोगे, क्योंकि कुछ पैसा हमें भंडार के फॉर्म में रखना होता है। ठीक है, हमारी इकॉनमी फॉरेक्स रिजर्व का एक बहुत बड़ा, मतलब इकॉनमी में फॉरेक्स रिजर्व का एक बहुत बड़ा रोल होता है, बाहर की कितनी करेंसी अपने पास में प्रेजेंट है। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ये रिजर्व्स आज डबल से भी ज़्यादा इंडिया के पास में प्रेजेंट है ना। जितना ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व उतने ही ज़्यादा स्थिर इकॉनमी, कि अगर कोई समस्या आ गई तो फॉरेक्स रिजर्व से पैसा निकाल के देश चलाया जा सकता है। कितने टाइम तक चलाया जा सकता है, कितने दिनों तक कवर कर सकता है? तो पहले दोस्तों देश बिना, कह सकते हैं इस इंपोर्ट कवर के 8.9, मतलब बिना फॉरेक्स रिजर्व के, मतलब इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि पहले हम लोग यहाँ पर 8.9 मंथ तक अपने देश को चला सकते थे इस फॉरेक्स रिजर्व के बेसिस पे। अभी ये बढ़ चुका है, लगभग 11 महीने तक देश को चलाया जा सकता है फॉरेक्स रिजर्व के बेसिस पे। तो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ चुका है, 2026 के डेटा के हिसाब से बात करेंगे तो 701.4 बिलियन डॉलर्स के हिसाब से यहाँ पर ये फॉरेक्स रिजर्व जा चुका है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है, यानी रिजर्व्स पहले के कंपैरिजन में अभी के समय पर डबल हो चुके हैं। भारत का एक मजबूत फॉरेक्स रिजर्व है, भारत का जो डेट टू GDP है ये कम होता हुआ नजर आया है, डेफिसिट जो है वो यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया है। डेफिसिट कम होना, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं थोड़ा बैलेंस हो रहा है, इंडिया थोड़ा सा कह सकते हैं कमाई में थोड़ा मजबूत हुआ है, रेवेन्यू इंप्रूव हुए हैं, एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों ने कह सकते हैं कि स्टेबल बेसिस पे किया है, तो वो यहाँ पर बात हो रही है। फिर बात आती है इन्फ्लेशन की, यानी महंगाई की। तो इंडिया में महंगाई का आप थोड़ा सिनारियो देखोगे तो महंगाई कंट्रोल रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया में हाईएस्ट रिडक्शन देखने को मिला है, वो भी 1.8% इन द हेडलाइन इन्फ्लेशन। मेजर से मेजर इकॉनमी देख लो 2025 में, इन्फ्लेशन से बहुत सारे कंट्रीज मात खाए हैं, लेकिन भारत में जो महंगाई है वो हमने कंट्रोल करके रखी है लास्ट कुछ समय के कंपैरिजन में, वो यहाँ पर बात हो रही है। इवन वेजिटेबल सेक्टर में बात करेंगे या फूड इन्फ्लेशन की बात करेंगे, वो तो इन्फ्लेशन माइनस में ही चला गया था, बहुत ज़्यादा कम हो गया था, वो यहाँ पर बोला जा रहा है। समझ रहे हैं? तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है कि हाँ इन्फ्लेशन भारत ने कंट्रोल करके रखा है, वो यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर इसमें नहीं है। चलो आगे आते हैं। फिर अभी जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन में ऊपर नीचे हो रहा है, फूड इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है, वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन की जा रही है। फिर एक डेटा, एक चार्ट आपके सामने ये दिया है कि भाई जैसे दाल वगैरह हैं, दाल के प्राइस में जो बदलाव आ रहे हैं अक्रॉस द ईयर, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बहुत ऊपर नीचे, यानी कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, कभी बहुत ज़्यादा हाई, कभी बहुत ज़्यादा डाउन, इस तरीके से ये देखने को मिलता रहता है। ठीक है, चलिए फिर आती है बात एग्रीकल्चर सेक्टर में या फूड मैनेजमेंट सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, इनकम्स यहाँ पर लोगों के इंप्रूव हुए हैं,
और फूड सिक्योरिटी बढ़ी है, यानी देश के अंदर में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में 4.7% की ग्रोथ, क्रॉप सेक्टर में 4%, लाइव स्टॉक में 6.1%, फिशिंग एक्वाकल्चर में 7.2%। ये सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर में लगातार ग्रोथ हो रही है। फिशिंग एक्वाकल्चर ज़्यादा ग्रो किया है, मैरीन एक्सपोर्ट्स वगैरह बढ़ाने में ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है, वो इसमें मेंशन किया गया। तो जो फार्मर्स ने ग्रो किया, या जो हमारे इन सब सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब सेक्टर में जो ग्रोथ आ रही है, फूड सेक्टर में जो ग्रोथ देखने को मिली है, ये अलग अलग स्कीम की वजह से देखने को मिली है। उन स्कीम्स के नाम दिए गए हैं कि भाई गवर्नमेंट का सपोर्ट है फार्मर्स के प्रति इन स्कीम के माध्यम से। कुछ ये स्कीम भी हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड, फर्टिलाइजर सब्सिडी, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, एस्टेब्लिशिंग कस्टम हायरिंग सेंटर्स। ये सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर ये ग्रोथ हुई है, जो इस नेक्स्ट पेज के अंदर में बताया गया है। सर्विसेज की बात करेंगे तो भाई सर्विस सेक्टर मैंने आपको बता ही दिया है, सर्विस सेक्टर भारत की इकॉनमी में बहुत बड़ा हेल्प कर रहा है। सर्विस सेक्टर ही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता हुआ नजर आया है। बाकी सर्विसेज पीएमआई की बात कर देंगे, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। आपको पता है जो पीएमआई आता है ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अलग आता है, सर्विसेज सेक्टर का अलग आता है। यानी देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना बड़ा है, ये नंबर अगर 50 से ऊपर है मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो सर्विसेज सेक्टर में आप देख पाओगे ये नंबर 50 से बहुत ऊपर है, 58.9। पिछले 10 सालों में 53% के हिसाब से था, अभी ये 58 नंबर स्कोर पहुंच चुका है। यानी कि सर्विसेज सेक्टर्स भारत में इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका है। बाकी सर्विसेज एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो बता ही चुका हूं दोस्त। सर्विस एक्सपोर्ट में इंडिया ने एक ताबड़तोड़ एक्सपोर्ट किया है। सर्विसेज एक्सपोर्ट के अंदर में भारत के पास में एक बहुत ज़्यादा बड़ा मजबूत हिस्सा प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कई बार हम व्यापार में जो घाटा होता है उसको बैलेंस कर जाते हैं। सर्विस एक्सपोर्ट में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, मैनेजिंग कंसल्टेशन देते हैं। बहुत सारी कंसल्टेशन कंपनीज है जो यहाँ पर कंसल्टेशन का काम कर रही हैं, एडवाइजर्स हैं, प्रोफेशनल एडवाइजर्स हैं, कंसल्टेटर्स हैं, वो यहाँ पर कह सकते हैं ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो जैसे 2016 में सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट भारत 4.7% कर रहा था, अब यहाँ पर 13.5% के हिसाब से एक जंप आया है। फिर वैसे ही आप देखोगे यहाँ पर बात हो रही है मैनेजमेंट कंसल्टिंग की, तो ये 11.9% के आसपास ग्रोथ थी, अब ये 25.9% के आसपास हो चुकी है। दैट मीन्स भारत बहुत सारे सर्विसेज आज के समय पर एक्सपोर्ट कर रहा है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज़ के अंदर में। फिर इंडिया के टूरिज्म सेक्टर की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पर 2-3 सेक्टर्स हैं, फटाफट इनको डिस्कस करना जरूरी है। मेन जो पोर्शन है इकोनॉमिक सर्वे का वो हमने ऊपर समाप्त कर दिया है, मेन इकोनॉमिक का इस सर्वे का पोर्शन। अब केवल अलग अलग इंडस्ट्रीज़ की बात होने वाली है कि किस इंडस्ट्री में कितना ग्रोथ हुआ। टूरिज्म सेक्टर में देखोगे तो 17.5% के हिसाब से ग्रोथ हुई है, जहाँ पे देश के टूरिस्ट इधर से उधर विजिट करें। बाकी इंटरनेशनल टूरिस्ट यानी बाहर से विदेशी लोग जो भारत में घूमने आए हैं उसमें 8.9% की ग्रोथ है। एवरेज होटल ऑक्यूपेंसी रेट 60% के हिसाब से है, ठीक है, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके अलावा भारत का जो कैसे हैं रियल इस्टेट सेक्टर, प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ये इंडस्ट्री भी ग्रो होती हुई नजर आई है। बहुत सारी जो हाउसिंग सेल्स वगैरह हैं ये इंडिया में इंक्रीज़ हुए हैं। ये भी सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर के तौर पर देखने को मिला है। फिर उसके बाद वही ट्रांसफॉर्मेशन, वही सब चीज़ है कि भाई आगे जब पूछा गया लोगों से इंडिया के परफॉर्मेंस को लेकर कि भारत का आगे ग्रोथ कैसा रहेगा, तो लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, नॉट पेसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि लोगों का मानना है कि हाँ आने वाले समय पर इंडिया की जो इकॉनमी है ये और ज़्यादा ग्रो करेगी। ये जीडीपी और जीवीए के बेसिस पे यहाँ पर ये सब चीज़ें मेंशन की जाती हैं। फिर बात आती है किस चीज़ के बारे में, एक सेकंड, हाँ ठीक है, वही देखो हर एक चीज़ को बार बार रिपोर्ट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात हो रही है सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में। कुछ इंडस्ट्रीज है, सीमेंट, स्टील इंडस्ट्री, उसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, देन उसके बाद में कोल इंडस्ट्री। इन सब इंडस्ट्रीज में ग्रोथ हुई है। सीमेंट इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, ये डेटा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, ब्लू वाली लाइन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और हरी वाली लाइन सीमेंट प्रोडक्शन को दिखाता है। तो सीमेंट प्रोडक्शन भारत में इंक्रीज हुआ है ना। स्टील की बात करेंगे तो स्टील का कंजम्पशन इंडिया में बढ़ रहा है, रेड वाला कंजम्पशन को दिखाता है और ब्लू वाला प्रोडक्शन को दिखाता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है 2026 का डेटे में। फार्मास्यूटिकल, दुनिया के लिए इंडिया एज अ फार्मेसी की तरह काम करता है। भारत दुनिया भर को जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करवाता है, तो हम लोग बहुत सारा जो बल्क में ड्रग्स वगैरह हैं, दवाइयाँ हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये डेटा भी इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। कोयले में बात करेंगे तो कोयले का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा है, याद रखिएगा, यानी कोयला हमने भारत में ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू किया है, जिससे हमने इंपोर्ट कम कर दिया है, यानी दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर में निर्भरता कम हुई है। बाकी ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करेंगे, गाड़ी, मोटर, बाइक्स वगैरह की बात करेंगे तो ये सेल इंक्रीज़ हुई है पहले के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो रजिस्ट्रेशन है वो इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। ईवीज़ वगैरह के ऊपर में लोग ज़्यादा आज के समय पर प्रेफरेंस दिखा रहे हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे बताता है। अब ये वाला पेज आपके लिए बहुत काम का है भाई, बहुत 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 काम का। यहाँ पे बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट्स के बारे में। तो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उनकी ग्रोथ को जब हम डिस्कस करते हैं तो ये भी इंक्रीज़ हुआ है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़ी है। प्रोडक्शन 2025 में 0.18 लाख करोड़ का था। आज स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर 5.45 लाख करोड़ के आसपास जा चुका है। तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भारत में इंक्रीज़ हो रही है।
फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में आविष्कारों के मामले में भारत की रैंकिंग इंप्रूव होती हुई नजर आई है ना। तो आप देख पाओगे लास्ट टाइम 2015 में रैंकिंग भारत की 81 थी। तो अब इनोवेशन जितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से इंडिया की रैंकिंग 2025 में 38 रखी गई है। अब क्योंकि हम बहुत सारे आविष्कार करते हैं तो उस पर कॉपीराइट वगैरह यानी पेटेंट वगैरह फाइल करवाया जाता है। तो पेटेंट एप्लीकेशन इंडिया में लगभग डबल हो चुके हैं 2020 और 2025 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो पेटेंट एप्लीकेशन अब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ट्रेडमार्क्स बढ़ रहे हैं, यानी कि लोग प्रोटेक्शन लेने के लिए भाई उन्होंने नया आविष्कार कराया तो उस पर ट्रेडमार्क्स वगैरह लिए जाते हैं। ठीक है, भारत में स्टार्टअप्स इंक्रीज हो रहे हैं। 2025 में 1.97 लाख के हिसाब से जो स्टार्टअप्स हैं DPIIT स्टार्टअप्स ये इंक्रीज हो चुके हैं। दुनिया में यहाँ पर हम लोग मेजोरिटी बेसिस पे ग्रो कर रहे हैं। स्टार्टअप्स के बेसिस पे यहाँ पर भारत में एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जब हम लोग बात करते हैं इनोवेशन इंडेक्स में तो हमने देखा कि भारत की रैंकिंग क्या है। उसके अलावा ट्रेडमार्क्स के मामले में इंडिया दुनिया में 4th नंबर पर है, पेटेंट्स के मामले में 6th नंबर पर है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के मामले में 7th नंबर पर है। ये डेटा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया है, ये याद रखिएगा। फिर बात आती है इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो मैंने आपको बताया कि सरकार कितना इन्वेस्टमेंट कर चुकी है या कर रही है। तो कैपेक्स के ऊपर में ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं वापस से। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है दोस्त, जो जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया। और देखते देखते हम नवे चैप्टर भी आ चुके हैं, बिल्कुल एंड होने वाला है, बस 5-10 मिनट और अपना फोकस को बनाए रखो। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, यानी कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया है, जो उससे एसेट जनरेट किया है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडिया में इंक्रीज होता नजर आया है। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो 2015 में 3.27 लाख करोड़ था, अब ये 15.48 लाख करोड़ के हिसाब से जा चुका है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स भारत में इंक्रीज हुए हैं बिकॉज ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन फिजिकल कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो हाईवेज भारत में बहुत बढ़ चुके हैं। 2014 में भारत में हाईवे 91.287 किलोमीटर के थे, अब ये 1,46,572 किलोमीटर तक यानी नए हाईवेज बने हैं, नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स इंक्रीज हुए हैं। रेलवे नेटवर्क पे हर साल काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्गो परफॉर्मेंस बढ़ता चले जा रहा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने पोर्ट्स को डेवलप कर पा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो को हैंडल किया जा सके, कंटेनर्स को हैंडल किया जा सके। हमारे जहाज़ बेटर हो चुके हैं पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, अपना सामान जल्दी से डेस्टिनेशन तक पहुंचा के वापस आ पाते हैं। कार्गो का मूवमेंट अपने देश में नदियों के माध्यम से भी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वो पहले के कंपैरिजन में बहुत इंप्रूव हो चुका है। ये यहाँ पर बात हो रही है। पावर सेक्टर में आप देख पाओगे तो पावर सेक्टर में भारत की कैपेसिटी बड़ी है। डेली एवरेज पावर सप्लाई, पहले गांव में बिजली जो कम आ रही थी लगभग 12 घंटे मिल रही थी, अब वो 22 घंटे तक मिलने लगी है। फिर 2025 में आप देख पाओगे ये सिचुएशन और ज़्यादा इंप्रूव हुई है। अर्बन सेक्टर में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, रूरल सेक्टर में, गाँव वाले क्षेत्रों में ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो इंटरनेट यूजर्स की बात हो रही है भाई। इंटरनेट यूजर्स लगातार भारत में बढ़ते हुए नजर आए हैं। टेलीकॉम एक्सेस आप देख पाओगे हर एक व्यक्ति के पास में, आज आपके पास में मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा। ठीक है, तो रूरल एरियाज़ हो चाहे अर्बन एरियाज़ हो, तो टेलीकॉम के कम्युनिकेशन जो 2014 में केवल 933 के हिसाब से टेलीकॉम एक्सेस था, 933 मिलियन लोगों के पास में, आज यही डेटा जा चुका है 1231 के हिसाब से। इतना मिलियंस में, ये नंबर मिलियंस में यहाँ पर बात हो रही है। फिर इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ चुकी है। 2014 में आप देख पाओगे इंटरनेट कनेक्शंस भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों के पास में था और 6 करोड़ लोगों के पास में ये वाईफाई का कनेक्शन था, ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्शन। अभी क्या हो चुका है, 2025 में पूरा दृश्य ही चेंज हो चुका है। इंटरनेट कनेक्शन इंडिया में 100 करोड़ से ऊपर जा चुका है, 101 करोड़ के आसपास। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो इंटरनेट का वाईफाई कनेक्शन है, ये लगभग 100 करोड़ के आसपास भारत में ये भी जा चुके हैं। समझ रहे हैं, एवरेज मंथली कंज्यूमर डेटा है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे आज क्या है, डिस्ट्रैक्शन कितना ज़्यादा है। मतलब एवरेज मंथली डेटा कंजम्पशन बढ़ चुका है। मंथली बेसिस पे जो 2014 में व्यक्ति सही तरीके से पूरा जीबी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, एक महीने के लिए 1 जीबी हमारा चल जाता था, आज 2025 में मंथली बेसिस पे 25 जीबी से भी ज़्यादा एवरेज कंजम्पशन है भाई। एवरेज कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। बाकी जो डेटा ब्रॉडबैंड के कनेक्टिविटी के थ्रू, वाईफाई के थ्रू वगैरह चल रहा है घर में, उसमें क्या अनलिमिटेड कंजम्पशन हो रहे हैं वो आप लोगों को पता है। ठीक है, फिर जल जीवन मिशन की बात हो रही है। जल जीवन मिशन में 2019 में 3.23 करोड़ घर थे जिनको ये हाउस टैप कनेक्शन मिलता है, घर में उनको टंकी का कनेक्शन मिलता है जल जीवन मिशन के तहत। ये नंबर इंप्रूव हो चुके हैं। ये नंबर अब आ चुका है 15 से 16 करोड़ के आसपास लोगों को घर में टंकी का कनेक्शन मिले हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं जल जीवन मिशन में, उस पर एक आर्टिकल है वो मैं डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल से। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज भी हैं। ये कनेक्शन मिले हैं लेकिन यह कनेक्शन प्रॉपरली काम कर रहे हैं या केवल नाम के कनेक्शन है, तो वो चीज़ यहाँ पर अभी हम डिस्कस भी करेंगे आगे उस आर्टिकल के आधार पर। फिर यहाँ पर आप देख पाओगे एक इंडस्ट्री है जिसमें बात हो रही है, पेज नंबर 10 पर आ चुके हैं, सॉरी चैप्टर नंबर 10 पर आ चुके हैं, लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सोलर पावर के बारे में बात हो रही है कि भाई देखो, इंडिया आज के समय पर रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्टमेंट कर तो रहा है, काम कर तो रहा है, लेकिन सोलर पावर और विंड पावर से अच्छा हमें न्यूक्लियर पावर पे काम करना चाहिए।
क्योंकि सोलर पावर में जो सोलर पैनल्स बना रहे हैं इस पर सिल्वर की ज़रूरत है, पॉलीसिलिकॉन की ज़रूरत है, एल्यूमिनियम की ज़रूरत है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख पाओगे जो विंड पावर है उसमें हमें कॉपर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे अच्छा जिसमें बहुत सारा खर्चा हो रहा है, इससे बढ़िया न्यूक्लियर एनर्जी पे काम कर सकते हैं, है ना। न्यूक्लियर एनर्जी जो बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट से बनाई जाएगी, 24 घंटे क्लीन एनर्जी मिलेगी, हैवी इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर पाएंगे। और इसी वजह से शांति बिल भी लेकर आया गया था लास्ट ईयर, याद होगा दिसंबर 2025 में हमने शांति बिल डिस्कस किया, जहां पर न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के अंदर में प्राइवेट और स्टेट का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात हो रही है। नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी मिशन 2025-26 की जब हम बात करते हैं तो 20,000 करोड़ रुपए अलोकेट करे जाएंगे, मतलब 20,000 करोड़ रुपए अलोकेट करे गए हैं यूनियन बजट 2025-26 में, लास्ट ईयर का जो बजट था। हमारा टारगेट है कि हम बहुत जल्दी लगभग 2033 तक भारत के अंदर में 5 इंडिजीनियस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए, छोटे छोटे रिएक्टर जो न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बना सकेंगे। हम अपनी कैपेसिटी को एक टारगेट के बेसिस पर लेकर चल रहे हैं कि भारत 2047 तक 100 गीगावाट के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी से बना रहा होगा। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ चैप्टर नंबर 11 आता है, जहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ के बारे में डिस्कशन हो रहा है। भाई एजुकेशन सेक्टर हमारा लास्ट ईयर किस तरीके से रहा है वो इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये कहते हैं कि भाई हमारा टारगेट है 2030 तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लेकर चलना। अभी क्या है ना, स्कूल्स के अंदर में बच्चों के एडमिशन बड़े तो हैं सही, फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक, फिर भी 90.9 के हिसाब से यहाँ पर ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ी क्लास में जाता है, 8th में जाता है, 9th में जाता है, 10th 11th 12 में जाता है, तो ये एडमिशन कम होते चले जाते हैं या ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है। तो हमें इसे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और ये तो दोस्तों स्कूल एजुकेशन की बात हो गई, क्लास 12 तक की बात हो गई। इसके बाद हायर एजुकेशन की जब हम बात करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, तो 2035 तक हमें 50% के हिसाब से इसको अचीव करना होगा, क्योंकि हायर एजुकेशन में ये एनरोलमेंट रेशियो बहुत कम है। केवल 4.5 करोड़ 5 करोड़ बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जो आज हायर एजुकेशन को आज के समय पर कर रहे हैं या फिर इसको परस्यू कर रहे हैं। तो ये नंबर्स हमें इंक्रीज करने की ज़रूरत है, वो यहाँ पर बात हो रही है ना। इसके लिए गवर्नमेंट ने हॉस्टल्स के ऊपर में काम किया है, बहुत सारी AI टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को इंप्रूव किया है, वो सब यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, हेल्थ केयर की बात करेंगे तो हेल्थ केयर भारत में मजबूत होता नजर आया है। हेल्थ केयर कैसे मजबूत होता हुआ नजर आया, क्योंकि भारत में IMR का ड्रॉप रेट देखने को मिला 37%। IMR क्या होता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, है ना, यानी एक बच्चे का जन्म हुआ 5 साल के भीतर भीतर उसकी मृत्यु हो जाना। ऐसे केसेस इंडिया में कम हो चुके हैं 37%। पिछले 10 सालों में ये केसेस बहुत कम हो चुके हैं। लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है, 70.3 ईयर्स तक यहाँ पर लोग जी सकते हैं, एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। जो कैलोरी इंटेक है वो इंप्रूव हुआ है, कैलोरीज वगैरह वो इंप्रूव होती हुई नजर आई हैं, चाहे वो शहर हो चाहे वो गाँव हो, यानी एक न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर में जा रहा है। और इसके पीछे कह रही है गवर्नमेंट कि हमारे इनिशिएटिव हैं बहुत सारे। ईट राइट कैंपेन चलाया है सरकार ने, 10% रिडक्शन इन ऑयल कंजम्पशन चलाया सरकार ने, ऑयल कम खाओ, खेलो इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट आज से थोड़ा कम कैंपेन, इस तरीके से बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए गए हैं जिससे कि ये सारा का सारा काम किया गया है। ठीक है, फिर आयुष्मान कार्ड में 47.78 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड जनरेट करे गए हैं, जिसमें 5 लाख तक का जो इलाज है वो फ्री करवाने की बात की गई है गवर्नमेंट की साइड से। समझे, तो ये बात हो गई। फिर एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट, यानी कि चैप्टर नंबर 12 में जब हम बात करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है। भारत में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपको देखने को मिल रहा है दोस्त, ये बात हो रही है कि इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, लोगों को रोजगार यहाँ पर मिला है। अब रोजगार मिला है, लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी कम हुई है थोड़ी सी। ये डेटा यहाँ पर ये कहता है कि बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है पहले कुछ महीनों के कंपैरिजन में लास्ट ईयर। फिर इंडिया लेबर कोड लेकर आता है, ये भी आपको पता होगा। सरकार ने 29 लेबर लॉज को 4 अलग अलग लेबर कोड में कन्वर्ट कर दिया है और पिछले साल इसको लागू कर दिया है 21 नवंबर 2025 में। यह हमने डिस्कस भी किया है। ये 4 लेबर कोड्स हैं, कोड ऑन वेजेस 2019, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, फिर उसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये सारे के सारे यहाँ पर कोड्स देखने को मिलेंगे। और इन सब नियमों की वजह से, इन सबको नियमों को लागू करने की वजह से बहुत सारी जॉब क्रिएशन हुई है। 77 लाख जॉब्स यहाँ पर जनरेट हुई है, ये SBI का डेटा कहता है। फिर इंडिया में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, महिलाओं का योगदान रोजगार में इंक्रीज हुआ है। 2017-18 में फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट 23.3% था, अभी ये 41.7% के हिसाब से जा चुका है। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जब हम लोग बात करें तो उसमें गिरावट हुई है। ठीक है, तो बेरोजगारी अगेन महिलाओं के, अगर हम लोग इस सेक्टर में देखते हैं फीमेल उसमें देखते हैं, फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखते हैं, तो इसमें एक गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, यानी महिलाओं को बहुत सारा जो रोजगार है वो मिला है, वो इसमें मेंशन किया गया इस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में। फिर ये हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, जस्ट ऊपर अभी हम पढ़कर आए हैं।
ठीक है, स्किल वगैरह पे हमें काम करना होगा, वो कुछ खास बात नहीं है। आखिरी चैप्टर पेज नंबर 13, सॉरी पेज चैप्टर नंबर 13 ये आखिरी है हमारे इस इकोनॉमिक सर्वे का। यहाँ पे बात हो रही है रूरल डेवलपमेंट की एंड सोशल प्रोग्रेस की। किस चीज़ के बारे में कि भारत की प्रोग्रेस अगेंस्ट पॉवर्टी कितनी हुई है। ये कहते हैं कि इंडिया में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट है ये डिक्लाइन हुआ है 5.3% से। ठीक है, जो गरीबी है एक्सट्रीम पॉवर्टी वो इंडिया में डिक्लाइन हुई है। रूरल कनेक्टिविटी बढ़ी है, गांव के अंदर में सड़कें वगैरह बनी है। हर घर जल योजना से 81% रूरल हाउस होल्ड्स को एक टैप वाटर कनेक्शन मिला है, टंकी का कनेक्शन मिला है। लगभग 2.9 करोड़ से ज़्यादा जो हाउसेज हैं, घर हैं, वो कंस्ट्रक्ट करे गए हैं, बनाए गए हैं। फिर उसके बाद में लास्ट ईयर हमने स्वामित्व स्कीम के बारे में पढ़ा था, तो 3.82 लाख विलेजेस अभी मैप कर दिए गए हैं। स्वामित्व मतलब जो ज़मीन है लोगों की, लैंड को डिजिटाइज करना ताकि डिजिटल रिकॉर्ड्स रखे जा सकें। महिलाओं को सपोर्ट मिला है नमो ड्रोन दीदी स्कीम के माध्यम से। ठीक है, फिर उसके बाद में समर्थ एप्लीकेशन लेकर आती है गवर्नमेंट ताकि इफेक्टिवली टैक्स कलेक्शन हो सके। मेरा पंचायत ऐप लेकर आती है मॉनिटरिंग के लिए। ई ग्राम स्वराज लेकर आती है गवर्नमेंट ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो पंचायत की एक्टिविटीज़ है उसको हम लोग ट्रैक कर सकें। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के लिए, लोगों में एक स्किल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव शुरू करती है, DDUGKY और साथ ही साथ में RSETI। ये क्या है? यह है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। इस प्रकार से इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं, सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स प्रोवाइड करवाई जा सके। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात करोगे तो काफ़ी सारे लोगों को स्किल्स प्रोवाइड करवाई है, वेज वर्क प्रोवाइड करवाया है, वो गवर्नमेंट यहाँ पर कहती है। फिर लास्ट में आप देख पाओगे चैप्टर नंबर 14 में केवल और केवल वे फॉरवर्ड के बारे में डिस्कशन हुआ है कि हमें क्या आगे करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा इशू है तो हमें अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काम करना होगा। नई नई टेक्नोलॉजीज़, नए नए इनोवेशंस भारत के अंदर में ग्रो करने होंगे, वो यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं है। फिर उसके बाद ये सब कुछ ऊपर कवर कर चुके हैं। ठीक है, कौन सा रेट, कौन सा सेक्टर किस तरीके से ग्रो कर रहा है। अर्बनाइजेशन की बात हो रही है कि भारत के शहरों को अपने सिटीजन्स के प्रति ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पर काम करना होगा, है ना। तो इंडिया के शहरों में हम एक नई प्रकार की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ मोबिलिटी इशूज़ हैं आज, जैसे काफ़ी सारी जगह पर क्राउड वगैरह ज़्यादा होती है, लोग घंटों घंटों बर्बाद कर देते हैं ट्रैफिक के अंदर में, उसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो उस पर काम करने की आवश्यकता है, यानी सजेशन दे रहा है ये इकोनॉमिक सर्वे। और एट द लास्ट इसने उठा ही दिया है क्वेश्चन सिविक सेंस को लेकर कि भाई सिविक सेंस भारत के लोगों को में जनरेट होना चाहिए, क्योंकि एट द लास्ट यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट के ऊपर हर चीज़ नहीं डाल सकते। गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवा देगी कोई भी चीज़, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा करना आपके हाथों में है। आपका सिविक सेंस यहाँ पर मैटर करता है, जो एक सही बात भी है। तो इसके लिए सोसाइटी में एक बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत है। तो ये लास्ट के इसके वे फॉरवर्ड हो गए, सोल्यूशंस हो गए। तो ये था दोस्तों हमारा इकोनॉमिक सर्वे, कंप्लीट इकोनॉमिक सर्वे। आई होप आपको समझ में आ चुका है। शुरू के 10 मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शुरू के 10 मिनट तो क्रूशल हैं, वेरी वेरी क्रूशल। उसके बाद के 30 मिनट्स आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद के टाइम पीरियड से आप थोड़ा सा फोकस इधर उधर डगमगा सकते हैं, लेकिन ना डगमगाओगे तो ज़रूरी है, क्योंकि शांति बिल, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PM स्वनिधि, स्वामित्व, ये सारे के सारे जो स्कीम्स हैं इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है, सीमेंट स्टील इंडस्ट्री में किस प्रकार से यहाँ पर ग्रोथ हुई है, AI सेक्टर को लेकर यहाँ पर इंडिया क्या कह रहा है, सर्विसेज सेक्टर, GVA, ग्रोथ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, जो जस्ट हम लोगों ने यहाँ पर अभी डिस्कशन किया है। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन इंडिया का लो रहा है, ठीक है, उस पर ज़्यादा डेटा नहीं है। फिर आप देख पाओगे इंडिया का NPAs वगैरह, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। फिर हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में, भारत का सर्विस सेक्टर किस तरीके से ग्रो किया, बाकी गुड्स के मामले में हमने कितना एक्सपोर्ट किया, भारत का ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर क्या रहा है ना, ये सब कुछ। इंश्योरेंस कवरेज किस तरीके से इंडिया में रहा है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस यहाँ पर पिछले कुछ समय पर देखने को मिला, इन्वेस्टमेंट किस तरीके से इंप्रूव हुए हैं, GDP आपको पता ही है C+I+G+X-M, यानी ये सब चीज़ें ग्रो कर रही हैं, वो हमने डिस्कस किया। तो ये था दोस्तों आज का पूरा इकोनॉमिक सर्वे। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने जानी होंगी। मिलते हैं आप लोगों से कल अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।